महान स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने एक बार कहा था, मुख्य बात यह है कि केवल उन लोगों के साथ संगति रखें जो आपका उत्थान करते हैं, जिनकी उपस्थिति आपको सर्वश्रेष्ठ प्रदान करती है। आपने शायद यह कहावत सुनी होगी कि आप उन 5 लोगों में से औसत व्यक्ति हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। खैर, आज हम स्टोइक लेंस के माध्यम से उस विचार का पता लगाने जा रहे हैं। हम उन 7 प्रकार के लोगों पर चर्चा करेंगे जो स्टोइक दर्शन में आपकी प्रगति को पटरी से उतार सकते हैं और इन चुनौतीपूर्ण रिश्तों से कैसे निपटें। शुरू करने से पहले, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो मैं आभारी रहूंगा, ताकि आप स्टोइक दर्शन का प्रसार जारी रखने में मेरी मदद कर सकें। यदि आपने सदस्यता नहीं ली है तो मैं आपको सदस्यता लेने और घंटी को सक्रिय करने की सलाह देता हूं, ताकि आप कोई भी वीडियो न चूकें। लोगों का प्रकार नंबर 1, शिकायतकर्ता। हम सभी के पास कोई न कोई दोस्त, परिवार का सदस्य या सहकर्मी होता है जो हर चीज में गलती ढूंढता है। चाहे वह मौसम हो, उनका काम हो या यहां तक कि किसी लोकप्रिय रेस्तरां का खाना हो, वे समझाने का कोई अवसर नहीं चूकते। वे अपना असंतोष व्यक्त करते हैं। अब आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि मुझे इसकी चिंता क्यों होनी चाहिए, मैं बस उन्हें अनदेखा कर सकता हूं। खैर, यह कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। इस तरह की नकारात्मकता के लगातार संपर्क में रहने से आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यह टपकते नल के समान है जो आपकी भावनात्मक ऊर्जा के भंडार को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। रूढ़िवाद हमें समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कार्रवाई योग्य समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। उदाहरण के लिए, कल्पना करें कि आप किसी प्रोजेक्ट पर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सहयोग कर रहे हैं जो लगातार शिकायत करता रहता है। प्रत्येक बैठक बिना किसी रचनात्मक बातचीत के शिकायतों के थकाऊ सत्र में बदल जाती है। प्रभाव, टीम का मनोबल गिरता है, आप कार्रवाई योग्य समाधान ढूंढने से भटक जाते हैं और आप संभवतः इस परियोजना और संभवतः सामान्य रूप से जीवन से भी निराश हो जाएंगे। तो स्टोइसिज्म हमें शिकायतकर्ता से निपटने में कैसे मदद करता है? ऐसी कई रणनीतियां हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले, जब भी संभव हो, इस व्यक्ति के साथ अपना संपर्क सीमित रखें। यदि यह संभव नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि वे परिवार के सदस्य या सहकर्मी हैं, तो आपका दूसरा विकल्प उनकी डाइट ट्रिप के दौरान मानसिक रूप से खुद को दूर रखना है। उनकी शिकायतों को एक गुजरते हुए तूफान की तरह समझें, तेज और परेशान करने वाला, लेकिन अंततः अस्थायी और शक्तिहीन उस अचल पर्वत के सामने जो आपकी अपनी आंतरिक शांति है। आपका तीसरा विकल्प बातचीत को समाधान की ओर ले जाना या विषय को किसी और रचनात्मक चीज में बदलना है। मार्कस ऑरेलियस को उद्धृत करने के लिए, आपके मन पर अधिकार है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको ताकत मिलेगी। यह कालातीत स्टोइक ध्यान हमें अपनी मानसिक शांति की परिश्रम पूर्वक रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सुनिश्चित करना कि पुराने शिकायतकर्ताओं की नकारात्मकता हमें लचीलेपन और सदाचार के हमारे स्टोइक पथ से विचलित नहीं करती है। प्रकार के लोग नंबर 2, नाटक चुंबक। कल्पना करें कि आप अपने जीवन को ऐसे चला रहे हैं जैसे कि यह शांत पानी के माध्यम से चलने वाला एक जहाज था, लेकिन तभी आपका सामना ड्रामा चुंबक के रूप में जाने जाने वाले भंवर से होता है। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के पास संकटों, संघर्षों या विवादों की एक अंतहीन श्रृंखला है, और एक भंवर की तरह उनमें आपको अराजकता के भंवर में फंसाने की अस्थिर क्षमता होती है। हो सकता है कि आप शुरू में खुद को नाटक चुंबक की ऊर्जा की ओर आकर्षित महसूस करें, इसे जुनून या उत्साह समझ लें। हालांकि आपको जल्द ही एहसास होगा कि उनके क्षेत्र में रहना तूफान के बीच जहाज को चलाने जैसा है, थका देने वाला और खतरनाक। अब ड्रामा मैग्नेट से निपटना इतना पेचीदा हो जाता है कि उनके संकट अक्सर आपके अपने संकट जैसे महसूस हो सकते हैं। उनकी अराजकता संक्रामक है। आप खुद को ऐसे विवादों में भी उलझा हुआ पा सकते हैं जिनमें आपकी कोई प्रारंभिक भूमिका नहीं थी। आइए एक व्यावहारिक उदाहरण लें। आपका एक मित्र है जिसका आपके सामाजिक दायरे में अन्य लोगों के साथ बार बार झगड़ा होता रहता है। आज वे सारा से बात नहीं कर रहे हैं। कल ये टॉम है। आपका मित्र सलाह के लिए आपके पास आता है, लेकिन आप देखते हैं कि यह चक्र कभी समाप्त नहीं होता है और अचानक आप खुद को
सारा या टॉम के साथ भी मतभेद में पाते हैं क्योंकि आपने हस्तक्षेप करने की कोशिश की थी। इस मामले में आप चिंतनशील श्रवण नामक एक रणनीति अपना सकते हैं। सलाह देने या पक्ष लेने के बजाय उनके शब्दों को उनके सामने प्रतिबिंबित करें। उदाहरण के लिए, यदि वे कहते हैं, तो मैं विश्वास नहीं कर सकता कि सारा ने मेरे बारे में ऐसा कहा है। आप जवाब दे सकते हैं, इसलिए आप सारा के शब्दों से ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह तकनीक आपको नाटक में उलझे बिना भावनात्मक समर्थन प्रदान करने की अनुमति देती है। एक और दृष्टिकोण, और जो उल्टा लग सकता है, चयनात्मक रूप से अनुपलब्ध हो जाना है। रूढ़िवाद हमें अपने समय को अत्यधिक महत्व देने की याद दिलाता है, और कभी-कभी इसका मतलब अन्य लोगों के संकटों के लिए अनुपलब्ध होना होता है, विशेषकर यदि वे बिना समाधान के बार-बार आ रहे हों। कुछ घंटों के दौरान अपना फोन बंद कर दें, फोकस अवधि बनाएं, जहां आप पूरी तरह से अपने काम या व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करें, और यह बताएं कि इन समयों के दौरान आपको परेशान नहीं किया जाएगा। सैनिका को संक्षेप में कहें तो सच्ची खुशी बिना किसी चिंता के वर्तमान का आनंद लेने में है, न कि भविष्य पर चिंता के साथ निर्भरता में। ड्रामा मैग्नेट से निपटते समय यह विशेष रूप से सहायक हो सकता है। उत्सुकतापूर्वक सोचने के बजाय कि अगला संकट क्या होगा, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें, जहां आपका नियंत्रण है। अपने जीवन का आनंद लें और इसे किसी और के नाटक से बाधित न होने दें। अपने जहाज को शांति से चलाने का प्रयास करें, उन भंवरों से दूर रहें जो व्यक्तिगत विकास और शांति की दिशा में आपकी यात्रा को खतरे में डालते हैं। तीसरे नंबर के लोग न कहने वाले। ये कल्पना कीजिए, आप एक कैनवास पर चित्रकारी करने वाले कलाकार हैं। प्रत्येक ब्रश स्ट्रोक आपकी दृष्टि में रंग, गहराई और जीवन जोड़ता है। नकारात्मकता दर्ज करें। वे आपके स्टूडियो में आते हैं, आपके काम पर नजर डालते हैं और तुरंत इसकी आलोचना करना शुरू करें। क्या आप उस रंग के बारे में निश्चित हैं? यह यथार्थवादी नहीं लगता। आप जानते हैं, अधिकांश कलाकार इसे कभी नहीं बना पाते, है ना? उनके शब्द भूरे रंग के स्ट्रोक की तरह अपने जीवंत कैनवास को फीका करना शुरू करें। यह आपकी मानक रचनात्मक आलोचना नहीं है जो मूल्यवान हो सकती है। इसके बजाय यह संदेह और नकारात्मकता का निरंतर आभामंडल है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप एक नए करियर पथ पर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित हैं। आपने अपना शोध किया है, क्षेत्र के पेशेवरों से बात की है और शायद कुछ प्रारंभिक पाठ्यक्रम भी लिए हैं। जब आप अपना उत्साह नकारने वाले के साथ साझा करते हैं, वे जल्दी से उन सभी कारणों को सूचीबद्ध करते हैं जिनसे यह काम नहीं करेगा। बाजार बहुत प्रतिस्पर्धी है। क्या आपके पास सही कौशल है? यदि आप असफल हो गए तो क्या होगा? जल्द ही उनके संदेह आपको अपने जैसे लगने लगते हैं और आपकी जो आत्मविश्वासी दृष्टि थी वह डगमगाने लगती है। अब आप किसी नकारात्मक व्यक्ति से कैसे निपटते हैं, खासकर तब जब वह आपका कोई करीबी हो? उनसे सलाह मांगना एक अपरंपरागत लेकिन प्रभावी तरीका है, केवल अपनी योजनाओं या आकांक्षाओं को साझा करने के बजाय। जब लोगों को सलाहकार की भूमिका में रखा जाता है तो उनके आपके विचारों पर सीधे हमला करने की संभावना कम होती है और वे अधिक रचनात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक अन्य विधि में सकारात्मक टकराव नामक तकनीक के माध्यम से स्क्रिप्ट को पलटना शामिल है। उनकी नकारात्मकता को आत्मसात करने के बजाय उन्हें समाधान सोचने के लिए चुनौती दें। एक अन्य विधि में सकारात्मक टकराव नामक तकनीक के माध्यम से स्क्रिप्ट को पलटना शामिल है। उनकी नकारात्मकता को आत्मसात करने के बजाय उन्हें समाधान सोचने के लिए चुनौती दें। अगर वे कहते हैं, आप इस स्तर पर कभी भी करियर बदलने में सक्षम नहीं होंगे, दिलचस्प परिप्रेक्ष्य से मुकाबला करें, तो आप कैसे सोचते हैं कि कोई व्यक्ति सफलतापूर्वक करियर बदल सकता है? इससे न केवल नकारात्मकता दूर होती है, बल्कि बातचीत के अधिक रचनात्मक स्वरूप को भी प्रोत्साहित करता है। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस के शब्दों को याद रखें, हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है, ताकि हम जितना बोलते हैं उससे 2 गुना सुन सकें। सुनने का मतलब हर किसी की नकारात्मकता को आत्मसात करना नहीं है। इसका मतलब केवल शोर से मूल्यवान इनपुट को समझना है। जब नकारने वाले आपके कैनवास को संदेह के रंगों से ढकने लगें, तो एक कदम पीछे हट जाइए, सुने, प्रतिबिंबित करें और अपने जीवन को उन रंगों से रंगना जारी रखें जो आपसे बात करते हैं। किसी को भी अपनी जीवंत कृति को नीरस धूसर परिदृश्य में बदलने न दें। चौथे नंबर के लोगों का प्रकार, पीड़ित।
जीवन को शतरंज के खेल के रूप में कल्पना करें। प्रतिद्वंद्वी के राजा को मात देने के लिए प्रत्येक खिलाड़ी के पास समान मोहरे और समान लक्ष्य होते हैं। आप रणनीतिक रूप से सोचते हैं, कुछ त्याग करें और कुछ जोखिम उठाएं। हालांकि पीड़ित अपनी हर खराब चाल के लिए बोर्ड मोहरों या यहां तक कि अपने प्रतिद्वंद्वी को दोषी ठहराता है। उनकी नजर में वे हमेशा शहमात में रहते हैं, उनकी पसंद के कारण नहीं, बल्कि उनके खिलाफ काम करने वाली किसी बाहरी ताकत के कारण। उनकी कथा एक कभी न खत्म होने वाली दुख की कहानी है, जिसमें वे खुद को असहाय नायक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मैं अपनी नौकरी में आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मेरा बॉस मुझे नापसंद करता है, या मैं फिट नहीं हो पाता क्योंकि मेरी आनुवंशिकी खराब है। अब यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ लोगों को वास्तविक कठिनाइयों और प्रणालीगत मुद्दों का सामना करना पड़ता है। हालांकि जिस पीड़ित के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वह अपनी दुर्दशा को एक स्थायी बहाने के रूप में इस्तेमाल करता है, अपने कार्यों के लिए कोई भी जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है, या उसके अभाव। आप खुद को उनकी कहानी में उलझा हुआ पा सकते हैं, शायद सहायक पात्र के रूप में, जिसे लगातार उन्हें बचाने की जरूरत है। मान लीजिए कि आपने किसी मित्र को सुनने में अनगिनत घंटे बिताए हैं, अपने असफल रिश्तों की अंतहीन श्रृंखला का दोष पूरी तरह से अपने पूर्व साथियों पर मढ़ देते हैं। यह न केवल आपका समय बर्बाद करता है, बल्कि यह आपको अपने जीवन में भी इसी तरह की पीड़ित मानसिकता अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। तो किसी पीड़ित के साथ व्यवहार करते समय आपकी क्या चाल होती है? अंतहीन सलाह और भावनात्मक समर्थन की पेशकश करते हुए उनका उद्धारकर्ता बनना आकर्षक हो सकता है, लेकिन स्टोइक्स इसके प्रति सावधान करेंगे। वे आपकी मानसिक स्थिति की सुरक्षा के लिए एक दृढ़ सीमा रेखा खींचने की अनुशंसा करेंगे। आप अनुकंपा पृथक्करण नामक एक तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। सहानुभूति और दया दिखाओ, लेकिन उन्हें उन स्थितियों से बचाने की कोशिश न करें जिनसे उन्हें खुद निपटना है। ध्यान से सुनें, लेकिन उनकी स्थायी समस्या का समाधान करने वाले बनने से बचें। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, सबसे अच्छा बदला उस व्यक्ति से अलग होना है जिसने अन्याय किया। यदि आप स्वयं को पीड़ित की कहानी में फंसा हुआ पाते हैं, तो स्वयं वैसा बनने की इच्छा का विरोध करें। अपने गेम बोर्ड पर नियंत्रण रखें, अपनी चालें चलें और याद रखें, जीवन के शतरंज के खेल में लगातार शहमात में बने रहना अक्सर एक विकल्प होता है, भाग्य नहीं। अपने मोहरे आगे बढ़ाते रहें, आवश्यकता पड़ने पर रणनीतिक बलिदान दें और बदला या दया के लिए नहीं बल्कि विकास और ज्ञान के लिए खेलें। 5वें नंबर के लोगों का प्रकार विषैला प्रत्यक्षवादी। हम इस व्यक्ति को जानते हैं। वे हमेशा धूप, इंद्रधनुष और इमोजी की अंतहीन धाराएं बिखेरते रहते हैं। वे ही हैं जो आपको बताते हैं कि जब आप कठिन दौर से गुजर रहे हों, तो अपनी भावनाओं और अनुभवों को नजरअंदाज करके बस खुश रहें, चमकदार आशावाद की हल्की लहर के साथ। अपने जीवन की कल्पना एक बगीचे के रूप में करें। वहां फूल हैं, लेकिन खरपतवार और कीट भी हैं। हालांकि एक विषाक्त सकारात्मकवादी ऐसी किसी भी चीज को नजरअंदाज करने पर जोर देता है जो खिलता हुआ गुलाब नहीं है। क्या आपकी पत्तियों पर एफिड्स लग गए हैं? बस प्रवाह का पालन करें, फूलों पर ध्यान दें। वे कहेंगे, अपने बगीचे में नकारात्मकता न आने दें। हालांकि यह उत्थानकारी लगता है, उनका दृष्टिकोण आपको अमान्य और वास्तविकता से अलग महसूस करा सकता है। मान लीजिए आप एक कठिन ब्रेकअप से गुजर रहे हैं। तुम उदास हो, भ्रमित हो और कुछ भावनात्मक संतुलन तलाश रहे हैं। विषैले सकारात्मकवादी की सलाह, समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं, बस मुस्कुराएं और खुश रहें। इस प्रकार की अत्यधिक सकारात्मकता विचार की उपेक्षा करती है, मानवीय भावनाओं की जटिलताओं और जीवन की चुनौतियों की वास्तविकताओं का। आप अपने बगीचे को कैसे विकसित करते हैं? बिना विषैले सकारात्मकवादियों को केवल अच्छी भावनाओं के अंधाधुंध छिड़काव से इसे रौंदने की अनुमति दिए बिना एक रणनीति। उन्हें ऐसी चर्चा में शामिल करना है जिसमें प्रकाश और छाया दोनों शामिल हों। यदि वे कहते हैं, अच्छे पक्ष को देखो, कम से कम आपका स्वास्थ्य ठीक है, तो आप उत्तर दे सकते हैं, हाँ, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूं, लेकिन मेरे लिए परेशान होना भी ठीक है। इस विशिष्ट मुद्दे के बारे में दोनों सहअस्तित्व में रह सकते हैं। आप मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई बातों का भी उपयोग कर सकते हैं। भावनात्मक ग्रैन्युलैरिटी
सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के बीच महसूस करने और अंतर करने की क्षमता। जब विषाक्त सकारात्मकतावादी आपको खुश रहने के लिए प्रेरित करता है, अपनी सूक्ष्म भावनाओं को स्वीकार करने और लेबल करने के लिए कुछ समय निकालें। मैं आज एक्स के कारण थोड़ा उदास महसूस कर रहा हूं और यह ठीक है। यह एक मुक्तिदायक पुष्टि हो सकती है। स्टोइक विचार का संदर्भ देने के लिए सेनेका ने एक बार कहा था, सच्ची खुशी ईश्वर और मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना, भविष्य पर निर्भरता के बिना वर्तमान का आनंद लेना है। संतुलन पर ध्यान दें, कर्तव्यों को समझें जो हमेशा सुखद नहीं होते और वर्तमान का आनंद ले रहे हैं। स्टोइक दृष्टिकोण केवल सकारात्मक या नकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में नहीं है, यह जीवन की जटिलता को समता के साथ अपनाने के बारे में है। तो अगली बार जब विषैले सकारात्मकवादी आपके सावधानीपूर्वक देखभाल किए गए बगीचे पर अपनी कन्फेटी छिड़कें, तो एक कदम पीछे हट जाएं। याद रखें, एक बगीचे को फलने फूलने के लिए धूप और बारिश दोनों की आवश्यकता होती है। अपने पूरे भावनात्मक स्पेक्ट्रम को अपनाएं और अपने बगीचे को उस समृद्धि और जटिलता के साथ पोषित करते रहें जिसका वह हकदार है। लोगों का प्रकार नंबर 6, जोड़ तोड़ करने वाला। अपने जीवन को एक फिल्म की पटकथा के रूप में चित्रित करें। आप मुख्य पात्र हैं और आपको इस बात का अंदाजा है कि आपकी कहानी कैसे सामने आनी चाहिए, कहां मोड़ हैं, आपके सहयोगी और गुरु कौन हैं और आपका अंतिम कार्य कैसा होगा। जोड़ तोड़ करने वाले छायादार निर्माता को दर्ज करें जो आपकी स्क्रिप्ट को बिना आपको एहसास हुए भी सूक्ष्मता से फिर से लिखता है, जब तक कि एक दिन आपको पता नहीं चलता कि आपकी कहानी अपने रास्ते से भटक गई है। जोड़ तोड़ करने वाला भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक पैंतरेबाजी की कला में कुशल है। वे आपको उस दिशा में ले जाने के लिए चापलूसी, अपराध बोध या यहां तक कि धोखे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे उन्हें फायदा हो सकता है कि आपका कोई ऐसा दोस्त हो जो हमेशा कुछ ऐसा कहकर आपसे रात के खाने के लिए पैसे मांगता हो। आप जानते हैं, मेरा महीना कठिन गुजर रहा है और आप इतने सफल हैं, इसका आपके लिए कोई खास मतलब नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए यह बहुत मायने रखेगा। दिन बेहतर। समय के साथ आपको पता चलता है कि आपकी उदारता का फायदा उठाया गया है, लेकिन उन्हें बाहर बुलाना असहज महसूस होता है क्योंकि उन्होंने इसे एक जरूरतमंद मित्र के प्रति उपकार के रूप में माना है। मैनिपुलेटर को संभालना एक मुश्किल काम हो सकता है। उनकी रणनीति का प्रतिकार करने का एक तरीका कुछ विशेषज्ञ फॉगिंग कहते हैं। इस तकनीक में जोड़ तोड़ करने वाले के बयानों में किसी भी सच्चाई से सहमत होना शामिल है, लेकिन भावनात्मक दबाव से प्रभावित होने से इनकार करना शामिल है। यदि वे कहते हैं, आप बहुत सफल हैं, आपको रात्रि भोज कवर करना चाहिए, तो आप जवाब दे सकते हैं, आप सही हैं कि मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन चलो बिल को विभाजित करें, जैसा कि हम आमतौर पर करते हैं। दूसरा दृष्टिकोण स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करना और उन्हें लागू करना है। यदि जोड़ तोड़ करने वाला चाहता है कि आप उसे पैसे उधार दें या ऐसे काम सौंपें जिन्हें करने में आप असहज हों, तो दृढ़तापूर्वक न कहना सीखें। अपना लहजा शांत और शब्द स्पष्ट रखें। मैं पैसे उधार नहीं दे सकता, लेकिन मैं यहां भावनात्मक समर्थन देने, दोस्ती बनाए रखते हुए एक सीमा तय करने आया हूं। स्थिर विचार से प्रेरणा लेते हुए एपिक्टेटस ने हमें चेतावनी दी, हम अपनी बाहरी परिस्थितियों को नहीं चुन सकते, लेकिन हम हमेशा यह चुन सकते हैं कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया दें। मैनिपुलेटर आपकी पूर्वानुमेय प्रतिक्रियाओं पर पनपता है। वे आपकी दयालुता, आपके अपराध बोध या अनुमोदन की आपकी इच्छा में हेर फेर करते हैं। अलग ढंग से प्रतिक्रिया देने का चयन करके आप अपनी स्क्रिप्ट पर फिर से नियंत्रण ले रहे हैं। इसलिए यदि आप अपने जीवन में कोई जोड़ तोड़ करने वाला व्यक्ति छिपा हुआ पाते हैं, तो याद रखें कि कलम आपके पास है। आपको अपनी कहानी लिखनी है, और हालांकि कलाकारों में विभिन्न प्रकार के पात्र शामिल हो सकते हैं, नायक की यात्रा, आपकी यात्रा हमेशा आपके अपने मूल्यों और निर्णयों द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। अपनी स्क्रिप्ट को पुनः प्राप्त करें और किसी को भी अपने जीवन की कहानी में हेरफेर न करने दें। 7 नंबर वाले लोगों के प्रकार। समय पिशाच। अपनी दैनिक दिनचर्या की सावधानीपूर्वक तैयार की गई हस्तनिर्मित सिम्फनी के रूप में कल्पना करें। प्रत्येक उपकरण एक कार्य या प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है।
और जब एक साथ बजाया जाता है तो वे एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन बनाते हैं। लेकिन फिर टाइम वैम्पायर इसमें शामिल हो जाता है, कुंजी को बंद कर देता है, आपकी धुन को दबा देता है और आपकी सुंदर रचना को असंगत शोर में बदल देता है। समय पिशाच आवश्यक रूप से दुर्भावनापूर्ण नहीं है। वास्तव में वे काफी सौम्य लग सकते हैं। यह एक ऐसा सहकर्मी हो सकता है जो आपको लगातार छोटे मोटे सवालों से परेशान करता है, जिससे आपका उत्पादक कार्य दिवस खंडित क्षणों की श्रृंखला में बदल जाता है। या यह कोई मित्र हो सकता है जो आपको ऐसे अनगिनत सामाजिक आयोजनों में आमंत्रित करता है जिनमें आपकी रुचि नहीं है, जिससे आप उसमें भाग लेने के लिए बाध्य महसूस करते हैं और अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। ये बातचीत फिलहाल महत्वहीन लग सकती है, लेकिन उनका संचयी प्रभाव अत्यधिक विघटनकारी हो सकता है। तो आप अपनी सिम्फनी को समय पिशाच द्वारा बर्बाद होने से कैसे बचाते हैं? एक प्रभावी रणनीति पोमोडोरो तकनीक है, एक समय प्रबंधन पद्धति जिसमें आपकी दुनिया को तोड़ना और पारंपरिक रूप से 25 मिनट के अंतराल में काम करने के लिए अपने मस्तिष्क का उपयोग करना शामिल है, जिसे छोटे छोटे ब्रेक द्वारा अलग किया जाता है। इन अंतरालों के दौरान आप यह स्पष्ट कर देते हैं कि आपको परेशान नहीं किया जाएगा। यह एक सीमा निर्धारित करता है जो आपके सबसे अधिक उत्पादक समय को बर्बाद होने से बचाता है। यदि आप अपने आप को किसी सामाजिक पिशाच से जूझते हुए पाते हैं, तो याद रखें कि ना कहना ठीक नहीं है, यह आपकी भलाई के लिए आवश्यक है। व्यापक सरल बहाने पेश करने के बजाय मैं निमंत्रण की सराहना करता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, यही काफी है। किसी निमंत्रण को अस्वीकार करना उस व्यक्ति की अस्वीकृति नहीं है, यह आपकी अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की पुष्टि है। सेनेका के शब्दों में, यदि जीवन अच्छे से जिया जाए तो काफी लंबा होता है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि समय हमारे सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है, जिसे बुद्धिमानी से आवंटित किया जाना चाहिए। यह वह कैनवास है जिस पर हम अपने जीवन का चित्र चित्रित करते हैं, और हमें इस बारे में अत्यधिक चयनात्मक होना चाहिए कि कौन और क्या हमारे ब्रश के स्ट्रोक का हकदार है। अपने जीवन की भव्य रचना में सुनिश्चित करें कि प्रत्येक नोट, प्रत्येक वाद्य, प्रत्येक राग आपके महान उद्देश्य के साथ संरेखित हो। समय पिशाच के कर्कश घुसपैठ को अपनी सिम्फनी को अव्यवस्थित न करने दें। डंडे को मजबूती से पकड़ो और अपना जीवन उद्देश्यपूर्ण ढंग से चलाओ। यह सुनिश्चित करना कि हर क्षण आपकी सामंजस्यपूर्ण उत्कृष्ट कृति में अच्छी तरह बजाया गया एक नोट हो। जैसे जैसे हम उन पात्रों की आज की खोज के समापन पर पहुंचते हैं जो दृढ़ लचीलेपन और बुद्धिमत्ता की दिशा में हमारे रास्ते को पटरी से उतार सकते हैं, आइए यह न भूलें कि आत्म जागरूकता महत्वपूर्ण है। दूसरों में इन प्रकारों को पहचानना आसान है, लेकिन अधिक चुनौतीपूर्ण और ज्ञानवर्धक कार्य अपने भीतर देखना है। क्या आप शायद अनजाने में किसी और के जीवन में इनमें से कोई भूमिका निभा रहे हैं? याद रखें, रूढ़िवादिता केवल दुनिया को नेविगेट करने के बारे में नहीं है, यह खुद को समझने और सुधारने के बारे में भी है। यदि आज की चर्चा से कोई एहसास, बोध या आत्मनिरीक्षण हुआ है, तो मुझे टिप्पणी अनुभाग में आपसे सुनना अच्छा लगेगा। अपने विचार लिखें, अपने अनुभव साझा करें और आइए एक ऐसे संवाद में शामिल हों जो हम सभी को समृद्ध करे। तो अगली बार तक आपकी पसंद आपके गुणों के अनुरूप हो, आपके कार्य आपकी बुद्धिमत्ता को प्रतिबिंबित करें और आपका जीवन वह उत्कृष्ट कृति हो जिसे आप बनाना चाहते हैं।